इस समय स्क्रीन पर जो विजुअल चल रहा है वो 10 नवंबर को लाल किले के पास हुए धमाके के हैं। दिल्ली के दिल में हुए ये विस्फोट अब सिर्फ एक क्राइम सीन नहीं रह गए हैं, बल्कि एक बेचैन करने वाला राष्ट्रीय सवाल बन चुका है। सवाल यह नहीं कि धमाका कैसे हुआ, सवाल यह कि इसके पीछे किसका हाथ था। जांच एजेंसियां खुलकर कह रही हैं कि इस हमले का कनेक्शन पाकिस्तान से जुड़ता दिख रहा है। याद कीजिए, इस हमले में 15 लोगों की जानें गई थी, 15 जिंदगियां जो एक पल में खत्म हो गई, 15 परिवार जिनकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल गई। अब मीडिया रिपोर्ट्स में ये दावा किया जा रहा है कि पाकिस्तान में बैठे हैंडलर्स, सीमा पार फैला नेटवर्क और यहाँ तक कि कुछ सिम कार्ड पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर यानी पीओके में एक्टिव पाए गए। इस पूरे मामले की जांच कर रही नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी इसे एक सुनियोजित और संगठित आतंकी साजिश मान रही है। इस पृष्ठभूमि में पहलगांव आतंकी हमले के बाद भारत की प्रतिक्रिया की याद आती है। पाकिस्तान में चल रहे टेरर कैंप के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर चलाया गया। संदेश बिल्कुल साफ था, अब चुप्पी नहीं, अब सहनशीलता नहीं। ऑपरेशन के रुकने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार में एक रैली में जो कहा था, पहले आप वो सुन लीजिए। और अब तो मोदी की नसों में लहू नहीं, गरम सिंदूर बह रहा है। अब भारत ने दो टूक साफ कर दिया है। हर आतंकी हमले की पाकिस्तान को भारी कीमत चुकानी पड़ेगी और ये कीमत पाकिस्तान की सेना चुकाएगी, पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था चुकाएगी। तो अब सवाल सीधे हैं, तीखे हैं और टाले नहीं जा सकते। अगर लाल किले के पास हुआ धमाका पाकिस्तान से जुड़ा है तो क्या यह एक्ट ऑफ वॉर नहीं है? क्या यह एक्ट ऑफ वॉर नहीं माना जाएगा? अगर डॉक्टर बनकर पढ़े लिखे चेहरों की आड़ में आतंकी मॉड्यूल चलाया जा रहा था तो क्या यह युद्ध का नया और ज्यादा खतरनाक चेहरा नहीं है? सवाल यह भी है। और अगर पोस्ट सिम, ड्यूअल फोन और ऐसे ऐप के जरिए जिनको आसानी से भेदा नहीं जा सकता भारत की जमीन पर खून बहाया गया, तो क्या इसका जवाब सिर्फ चार्जशीट, कोर्ट और लंबी कानूनी प्रक्रिया तक ही सीमित रहेगा? सीधा और सबसे बड़ा सवाल यही है कि लाल किले धमाके के पीड़ितों को न्याय दिलाने के लिए ऑपरेशन सिंदूर पार्ट 2 क्या शुरू होगा? क्योंकि सरकार ने ही ऑपरेशन सिंदूर पार्ट 1 खत्म होने के बाद ये बात कही थी। या फिर इस बार भी जवाब सिर्फ सीमाओं तक सीमित रहेगा? सरकार कब उस पूरे नेटवर्क पर वार करेगी जो सिर्फ दिल्ली से फरीदाबाद तक नहीं बल्कि श्रीनगर से लेकर पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर तक फैला है और जिसका रिमोट कंट्रोल पाकिस्तान में बैठे हैंडलर्स के हाथ में है? क्या भारत उसी चुप्पी और सटीकता और निर्णायक अंदाज में जवाब देगा? क्या इस बार भी भारत उसी तरह से घातक तरीके से उसी सटीकता और उसी निर्णायक अंदाज में जवाब देगा जिस तरह इस आतंकी साजिश को अंजाम दिया गया? यह हमला सीमा के करीब किसी इलाके में नहीं हुआ, ये दिल्ली में हुआ, सत्ता के प्रतीक के पास, लाल किले के साए में। और अब जब जांच एजेंसियां कह रही हैं कि इसका कनेक्शन सीमा पार से जुड़ता है तो सवाल और भी भारी हो जाता है। क्या इसे सिर्फ एक आतंकी वारदात मानकर छोड़ दिया जाएगा या फिर इसे वही माना जाएगा जो कहता है कि भारत के खिलाफ युद्ध छेड़ने की कोशिश हुई? इस बीच एक समाचार एजेंसी के हवाले से आई मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक 10 नवंबर 2025 को लाल किले के पास हुए ब्लास्ट से जुड़े व्हाइट कॉलर टेरर मॉड्यूल के आतंकी डॉक्टरों ने पोस्ट सिम कार्ड का इस्तेमाल किया था। इन्हीं सिम कार्ड्स के जरिए वो पाकिस्तानी हैंडलर्स के साथ संपर्क में थे और उनसे इस पूरे हमले के दौरान संपर्क में रहे। ये जांच एजेंसियों के हवाले से अब बाहर आ रहा है।
पीटीआई की रिपोर्ट के मुताबिक अधिकारियों का कहना है कि आतंकी सुरक्षा एजेंसियों से बचने के लिए डुअल फोन प्रोटोकॉल फॉलो कर रहे थे। हर आरोपी के पास 2 से 3 मोबाइल फोन थे। शक से बचने के लिए एक क्लीन फोन होता था जो उनके नाम पर रजिस्टर्ड था। दूसरा टेरर फोन जिसके जरिए वे व्हाट्सएप और टेलीग्राम पर पाकिस्तान में बैठे हैंडलर से बात कर रहे थे। डिवाइस में फिजिकल सिम के बिना मैसेजिंग ऐप चलाने की सुविधा का फायदा उठाकर इन्हीं चैनलों से यूट्यूब के जरिए आईईडी बनाना सीखा गया और हमले के निर्देश दिए गए। जांच एजेंसियों के इन खुलासे के बाद टेलीकम्युनिकेशन डिपार्टमेंट ने 28 नवंबर को निर्देश जारी कर व्हाट्सएप, टेलीग्राम और सिग्नल जैसे ऐप के लिए एक्टिव सिम कार्ड का होना अनिवार्य कर दिया था। पोस्ट सिम ऐसी सिम होती है जो किसी असली व्यक्ति के नाम पर नहीं बल्कि फर्जी या चोरी किए गए दस्तावेजों के जरिए एक्टिव कराई जाती है। कई मामलों में यह ई सिम का क्लोन करके भी बनाई जाती है। इन्हीं सिम का इस्तेमाल डिजिटल फ्रॉड, धमकी, ठगी और फेक अकाउंट के लिए भी किया जाता है। अधिकारियों के मुताबिक इन सेकेंडरी डिवाइस के सिम आम नागरिकों के नाम पर जारी किए गए थे जिनके आधार डिटेल्स का गलत इस्तेमाल किया गया। जम्मू कश्मीर पुलिस ने ऐसे ही एक फर्जी आधार रैकेट का भी पर्दाफाश किया है। जांच एजेंसियों ने यह भी पाया है कि कई कॉम्प्रोमाइज्ड सिम पीओके और पाकिस्तान की सीमा पर मैसेजिंग प्लेटफॉर्म्स पर एक्टिव थे। इस व्हाइट कॉलर आतंकी मॉड्यूल का खुलासा 18-19 अक्टूबर 2025 की रात हुआ जब प्रतिबंधित जैश ए मोहम्मद के पोस्टर श्रीनगर के बाहर दिखाई दिए थे। इन पोस्टर में पुलिस और सुरक्षा बलों को खुलेआम धमकी दी गई थी। मामले की गंभीरता को देखते हुए श्रीनगर के एसएसपी जीवी सुंदीप चक्रवर्ती ने कई जगहों पर जांच टीमें भेजी, छापेमारी करवाई। गिरफ्तार आरोपियों के बयानों को जब जोड़ा गया तो जांच पहुंची हरियाणा के फरीदाबाद स्थित अल फलाह यूनिवर्सिटी में। यहां से 2 डॉक्टरों पुलवामा के गनी और लखनऊ के शाहीन सईद को गिरफ्तार किया गया। इनके पास से भारी मात्रा में हथियार और विस्फोटक जब्त किए गए जिसमें करीब 2900 किलो अमोनियम नाइट्रेट, पोटेशियम नाइट्रेट और सल्फर शामिल था।